गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी अकेडमी जयपुर में। ठीक है, और हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ऊष्मागतिकी फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने क्या कर लिया था, जो फर्स्ट लॉ था वो पढ़ लिया था और उसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के अंदर जीरोथ लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट जिसे हम कहते हैं ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा हीट कैपेसिटी, जिसे हम बोलते हैं ऊष्मा धारिता। थर्ड रहेगा हमारा जूल्स लॉ, जूल का नियम। फोर्थ टॉपिक रहेगा थर्मोकेमिस्ट्री यानी कि ऊष्मा रसायन क्या होती है। ठीक है, फिफ्थ रहेगा किरचॉफ्स इक्वेशन। यहाँ पे एक बात देखना कि थर्मोकेमिस्ट्री के बाद 2-3 टॉपिक और हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे किरचॉफ इक्वेशन ही क्यों ली, क्योंकि ये जो किरचॉफ इक्वेशन है वो थोड़ी हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है, इस वजह से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जीरोथ लॉ क्या होता है। जीरोथ लॉ देखो, ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है वो क्या होता है, ताप को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, ताप को प्रदर्शित करता है। ताप को प्रदर्शित करता है ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वह। इसके अंदर देखिए क्या होता है, एक होती है उष्णता, उष्णता की मात्रा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ताप क्या होता है, उष्णता की मात्रा। डिग्री ऑफ हॉटनेस ही क्या होती है, ताप होता है। तो जीरोथ लॉ होता है ना जो ऊष्मागतिकी का, वो क्या करता है, ताप को प्रदर्शित करता है। यानी कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, तो वो अभिक्रिया जो साम्यावस्था में है, तो वो साम्यावस्था में है तो उनका ताप भी क्या होगा, साम्य होगा। मान लीजिए कोई वस्तु सी है, कोई वस्तु क्या है, सी, जो एक थर्मामीटर है। कोई वस्तु सी है जो क्या है, एक थर्मामीटर है। तो हम क्या करते हैं, जब इस वस्तु सी थर्मामीटर को ए के संपर्क में लाते हैं तो इसका ताप इसके ताप से क्या हो जाता है, समान साम्यावस्था में आ जाता है। उसी प्रकार जब वस्तु सी को हम बी के संपर्क में लाते हैं तो उसके अंदर भी क्या हो जाता है, ताप समान हो जाता है। तो इसकी वजह से हम इन दोनों के मध्य क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, या फिर अंतर या फिर संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो यही क्या है, बोलने का मतलब ये है कि जीरोथ लॉ है ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है वह क्या करता है, ताप को प्रदर्शित करता है। ताप क्या होता है, उष्णता की मात्रा, डिग्री ऑफ हॉटनेस होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, जीरोथ लॉ क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी क्या होती है, देखना, ऊष्मा धारिता बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता मतलब समझना वर्ड से, ऊष्मा को धारण करने वाला, ऐसे बोल सकते हैं हम। देखिए जैसे कोई सिस्टम पढ़ा है अपन ने, सिस्टम ये क्या है, कोई तंत्र है या फिर निकाय है। किसी तंत्रीय निकाय में क्या है, कोई पदार्थ है। तंत्रीय निकाय में क्या है, कोई पदार्थ है। जब इस पदार्थ का ताप हम क्या कर देते हैं, ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं। क्या बोल रही हूं मैं, कोई तंत्र या निकाय है जिसका, कोई किसी तंत्र या निकाय में जो पदार्थ है उसका तापमान जब हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो आवश्यक ऊष्मा ही क्या कहलाती है, ऊष्मा धारिता कहलाती है। 1 डिग्री बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा ही क्या कहलाती है, ऊष्मा धारिता कहलाती है। अब इसके अंदर क्या है, इन्होंने ऊष्मा धारण की है जब हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो ऊष्मा धारिता होती है, इसको हम क्या करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, इसको हम सी बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब जो ये ऊष्मा है, क्यू है, और तापमान पहले 1 डिग्री बढ़ाया तो पहले T1 था, से T1 से किस पे चला गया, T2 पर चला गया, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ये है हमारा ऊष्मा धारिता का सूत्र। अब देखना, वापस इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ मैं। किसी तंत्र या निकाय में जो पदार्थ उपस्थित है उसका तापमान जब हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो जो आवश्यक ऊष्मा होती है वही क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी या ऊष्मा धारिता कहलाती है। ठीक है, इसे हम सी बार से डिनोट करते हैं। अब देखो, एक तो होता है स्थिर आयतन पर हीट कैपेसिटी, स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता। एक तो होगी स्थिर दाब पर, होगी दाब पर ऊष्मा धारिता।
और एक होगी हमारी क्या, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। तो हम पहले स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता निकालते हैं। देखो जैसे सी बार है उसको हम पी लिख सकते हैं स्थिर दाब पर, ठीक है, क्यू पी अपॉन T2 माइनस T1 पी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो क्यू पी होता है ना हमारा, क्यू पी होता है वो जो होता है ना क्यू पी, वो डेल एच के बराबर होता है। तो हम क्यू पी की जगह डेल एच लिख सकते हैं। तो सी बार पी इज इक्वल टू डेल एच T2 माइनस T1 पी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो आगे सी पी बार। अब ये जो डेल एच है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल एच अपॉन डेल टी और ये पी। ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता निकल के आ गई। क्या बोल रही हूं मैं, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। इसको हम क्या होता है, जैसे कि डेल्टा टी होता है उसको हम T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, वैसे ये इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा टी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या हो जाती है, डेल एच डेल टी और पी हो जाती है। अब वैसे ही बात करते हैं हम किसकी, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता की। किसकी, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। अब जब हम स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता की बात करते हैं तो वही है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या हो जाएगी, जैसे कि हो जाएगा CV इज इक्वल टू QV अपॉन T2 माइनस T1 V हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वही चीज है कि जो QV होता है ना वो किसके बराबर होता है, डेल E के बराबर होता है। E क्या है यहाँ पे, आंतरिक ऊर्जा है पदार्थ की, और H क्या है यहाँ पे, पदार्थ की एंथैल्पी होती है, H एंथैल्पी। ठीक है, और ये क्या है, आंतरिक ऊर्जा है पदार्थ की। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे CV इज इक्वल टू डेल E अपॉन T2 माइनस T1 V। वही इसी के अनुसार हो जाएगा। तो CV इज इक्वल टू डेल E डेल T और V। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर होगा कि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या होती है, उसमें उपस्थित जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है, T के सापेक्ष होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। Cp निकल के आ गया, और वही है स्थिर आयतन पर जब हमने ऊष्माधारिता निकाली तो हमारे पास ये आ गया निकल के। ठीक है, स्थिर आयतन पर है, स्थिर दाब पर है, तो ऊष्माधारिता हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, जूल्स लॉ की। अब देखो पहले ना इसको ये Cp और Cv आ गया, ये हमारे आगे काम आएगा इसलिए इसको साफ नहीं किया है। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसको कोने में रहने दो। तो Cp और Cv का मान आ गया। अब हम बात करते हैं जूल के नियम की। जूल का नियम क्या कहता है, जूल का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर, जूल का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो आयतन का फलन नहीं होती है। स्थिर ताप पर जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो आयतन का फलन नहीं होती है। ये किसके लिए है, आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस की बात है ये। आदर्श गैस के लिए, किसी गैस की जो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो उसके आयतन का फलन नहीं होती है। ठीक है, वो उसके ताप पर निर्भर करती है। अब देखो अगर हम वास्तविक गैस की बात करें तो, वास्तविक गैस की जहां हम बात करें तो वास्तविक गैस की बात करें तो ये डेल ई डेल वी टी जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। डेल ई डेल वी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इसका मान 0 नहीं होगा, डेल वी 0 नहीं होगा आयतन स्थिर रखने पर। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। ये हमारा जूल का लॉ था, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है,
अब बात देखो आगे, थर्मोकेमिस्ट्री पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम किरचॉफ लॉ पढ़ लेते हैं, किरचॉफ इक्वेशन, क्योंकि थोड़ा इससे रिलेटेड है। किरचॉफ इक्वेशन होती है, ये क्या है देखो, इसको हम ऐसे भी, अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा किरचॉफ समीकरण लिखो तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, एंथैल्पी एवं अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप के प्रभाव को समझाइए। तो एंथैल्पी हमारी क्या होती है, डेल एच। अब डेल एच है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एच बी माइनस एच ए लिख सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि किरचॉफ लॉ में हम क्या समझते हैं। किरचॉफ लॉ के अंदर क्या करते हैं हम, अभिकारक व उत्पाद की ऊष्माधारिता ज्ञात करते हैं। हम क्या निकालेंगे, किरचॉफ लॉ से अभिकारक और उत्पाद की ऊष्माधारिता निकालेंगे। किस पर निकालेंगे, पहले हम एंथैल्पी निकाल रहे हैं, किस पर निकाल रहे हैं, ताप के प्रभाव के कारण। ठीक है, तो स्थिर ताप ले लेंगे, तो देखो डेल एच डेल टी, ये ले रहे हैं हम पहले स्थिर दाब पर, क्या ले रहे हैं, स्थिर दाब पर, फिर लेंगे स्थिर आयतन पर, स्थिर दाब पर ले रहे हैं ना इसको, तो ये डेल एच अपॉन डेल टी, ठीक है, वही हो जाएगा डेल एच बी अपॉन डेल टी। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम, स्थिर दाब पर टी के सापेक्ष एंथैल्पी पर ताप के प्रभाव निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसके अंदर जो प्रोडक्ट और जो रिएजेंट होगा उसकी हीट कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो डेल एच अपॉन डेल टी पी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब ये जो देखो डेल एच अपॉन जो डेल टी होता है, डेल एच अपॉन डेल टी, पी क्या होता है, सीपी के बराबर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं सीपी बी और सीपी ए। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्या बोल रही हूँ मैं, डेल एच और डेल टी होता है स्थिर दाब पर, यानी कि स्थिर दाब पर डेल एच डेल टी क्या होता है, सीपी के बराबर होता है, तो मैंने यहाँ पे सीपी लिख दिया। ठीक है, तो डेल एच डेल टी पी इज इक्वल टू सी डेल्टा सीपी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा सीपी। ठीक है, ये हमारा किसके लिए आ गया, अभिकारक और उत्पाद की ऊष्माधारिता आ गई, किसके लिए, स्थिर दाब पर। वहीं हम किसकी बात करें, स्थिर आयतन की बात करें, तो स्थिर आयतन के लिए ले लो, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर क्या होगा, डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, वही हो जाएगा डेल ई डेल टी, ये बी है, ये ए है, ये स्थिर आयतन पर ले रहे हैं हम। ठीक है, तो डेल ई, तो ये हो जाएगा। अब डेल ई और डेल टी किसके बराबर होता है, डेल ई और डेल टी किसके बराबर होता है, हीट कैपेसिटी जो स्थिर आयतन पर थी उसकी, तो सीवी हो जाएगा, ये सीवी बी और ये क्या हो जाएगा, सीवी ए हो जाएगा। अगर हम इसका टोटल देखें स्थिर आयतन पर, तो डेल सी बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या ज्ञात कर ली, स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर क्या कर ली, अभिकारक और उत्पाद की ऊष्माधारिता ज्ञात कर ली, किससे, किरचॉफ रूल से, सॉरी किरचॉफ समीकरण से। यहाँ पर हमने एंथैल्पी और अभिक्रिया ऊष्मा, ये तो हमारी क्या थी, एंथैल्पी और स्थिर आयतन पे, और ये क्या ली थी हमने, ऊष्मा थी ना, तो ये क्या है हमारी अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव देखा है हमने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया किरचॉफ लॉ। अब बात इसको उतार लेना। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, थर्मोकेमिस्ट्री की। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब होता है ऊष्मा रसायन। ऊष्मा रसायन का
हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम ऊष्मा में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, ऊष्मा रसायन कहलाता है। पहली बात तो ये। सेकंड बात ये है, मान लीजिए जब हम कोई अभिक्रिया कराते हैं, अब वो अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच भी हो सकती है, ठीक है। तो जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा किस फॉर्म में निकलती है, ऊर्जा के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। अगर वो ऊष्मा निकल रही है अभिक्रिया में तो वो होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। और अगर ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। लेकिन अगर किसी अभिक्रिया में ना ऊष्मा निकलती है ना ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा भी कह सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ऊष्मा रसायन के अंदर यही था। इसके अंदर आगे दो तीन टॉपिक और हैं, ये टॉपिक भी इसके बाद आएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ऊष्मा रसायन, जीरोथ लॉ, हीट कैपेसिटी, जूल्स लॉ, ये हो चुका है हमारा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।